आज का जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर और बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का सेक्शन ए, जो कि हमारे साथ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग को इंशाल्लाह फिनिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है। तो जहाँ तक हमने इसको पढ़ा था वहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में हमने जो हमारे साथ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है जिसमें हमारे साथ वेनकोमाइसिन आते हैं। तो वेनकोमाइसिन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ जो है वो क्लास है मेडिकेशन की जो कि ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं। मतलब वो बैक्टीरिया, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल जो है ग्लाइकोपेप्टाइड से बने होते हैं। ठीक है। तो उस पर जो है ये वेनकोमाइसिन क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको बनने नहीं देते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो वीक हो जाती है, वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाती और इस तरह से उसकी जो खात्मा है वो फिर आसानी से हो जाती है। तो पिछले क्लास में हमने इसको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को हमने डिस्कस किए थे। आज का जो लेक्चर है हम यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सो अब बात करते हैं फोस्फोमाइसिन की। फोस्फोमाइसिन जो है ये वेनकोमाइसिन की क्या है, एक क्लास है। आपने क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन कैसी करनी है, वेनकोमाइसिन ये आपके पास क्या है, एक कैटेगरी है। इसके जितने भी क्लासेस होंगे तो उसके लास्ट में आपके पास क्या आएगा, जैसे कि वेनकोमाइसिन के लास्ट में क्या आता है, सीन आता है ना। तो इसी तरह से इसके जो दूसरे मेंबर्स होंगे उसके लास्ट में भी आपके पास ये सीन का वर्ड जो है मिलेगा। ठीक है। तो इससे इसकी आप आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो फोस्फोमाइसिन जो है ये वेनकोमाइसिन की क्या है, एक क्लास है। So, it is a novel class of antibacterial drugs with a chemical structure unrelated to other known antibiotics. It disrupts cell wall synthesis by inhibiting phosphoenol pyruvate synthase and thus interfere with the production of peptidoglycan. अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने फोस्फोमाइसिन के हवाले से ये जानना जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये हमारे साथ एंटीबैक्टीरियल जितने भी ड्रग्स है, जितने भी क्लासेस है, तो उसमें से ये सबसे नोवेल क्लास है। नोवेल से मुराद सबसे यूनिक क्लास है। ठीक है। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है तो वो दूसरे केमिकल जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका जो काम क्या होता है, इसका काम भी ये होता है कि ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स का जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको बनने नहीं देता। मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है। जब बैक्टीरिया अपना सेल वॉल बनाती है तो ये वेनकोमाइसिन या फोस्फोमाइसिन क्या करती है, बैक्टीरिया की जो सिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके दौरान वो अपना सेल वॉल बनाता है अपने इर्द गिर्द, तो उसको क्या करता है, उसको बनने नहीं देता, उसको इनहिबिट करता है। कैसे? फोस्फो इनोल पायरुवेट सिंथेज के जरिए। ठीक है। फोस्फोइनोल पायरुवेट सिंथेज ये एक एंजाइम है। ठीक है। तो इस एंजाइम के जरिए ये क्या करती है, बैक्टीरिया पर अटैक करती है और उसका जो सेल वॉल सिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसको क्या करता है, रोकता है, उसको इनहिबिट करता है। इसी तरह से इंटरफियर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, और इसी तरह से जो बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेन की प्रोडक्शन कर रही होती है ना, जिससे वो अपना सेल वॉल बनाती है, तो उस प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है तो उसको भी ये फोस्फोमाइसिन क्या करता है, इंटरफियर करता है, वहाँ पर भी ये इंटरप्शन करता है, जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन की प्रोडक्शन नहीं होती। तो जब पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया फिर सेल वॉल जो है वो नहीं बना सकेगा। ठीक है। इट इज़ अ बैक्टीरियोसाइडल against a range of gram-positive and gram-negative bacteria including Streptococcus aureus। ठीक है।
इसके अलावा जो दूसरी बात आप लोगों ने फोस्फोमाइसिन के हवाले से आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये कौन सी कैटेगरी के एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है, मतलब जितने भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसमें आपके पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी आ जाता है, तो इसको मुकम्मल तौर पर ये क्या करती है, किल करती है। बैक्टीरियोसाइडल का मैंने आपको बताया था ना कि ये वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल करती है, ख़त्म करती है। तो इस ऐसे एंटीबायोटिक को हम बैक्टीरियोसाइडल्स कहते हैं। तो फोस्फोमाइसिन ये हमारे साथ बैक्टीरियोसाइडल है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये काम करती है और इन बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल करती है। इस डिमॉन्स्ट्रेट synergistic effect when combined with penicillin, cephalosporin, aminoglycoside and fluoroquinolones। ठीक है, इसी तरह से अगर इस फोस्फोमाइसिन को आप पेनिसिलिन के साथ पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं या सेफलोस्पोरिन के साथ या एमिनोग्लाइकोसाइड्स के साथ या फ्लूरोक्विनोलोन्स के साथ, तो ये फिर साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स किसे कहते हैं? साइनर्जिस्टिक इफेक्ट से मुराद ये है कि ये पेनिसिलिन के जो इफेक्ट्स होते हैं उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, उसको इन्हांस कर देता है और बहुत कम मिकदार में वो ज़्यादा से ज़्यादा असर करना शुरू कर देता है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको आप जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल 3 ग्राम डोज के तौर पर। ठीक है, 3 ग्राम डोज लेकर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए फोस्फोमाइसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसको ओरली और पेरेंटली आप इसको दे सकते हैं, एक्सक्रीट अनचेंज इन यूरिन। इसी तरह से इसकी जो एलिमिनेशन है, ठीक है, बॉडी से ये किस तरह से एलिमिनेट होती है, यूरिन के ज़रिए जो है ये बॉडी से निकलती है, जो कि 90 to 95% जो है अनचेंज हुई होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हुई होती। ठीक है, इसके अलावा एडीआर गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के जो डिसऑर्डर है या जो इन्फेक्शन है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, इसके जो एडवर्स रिएक्शन है तो ये गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है उसको डिस्ट्रेस करता है। इसके अलावा जो विजुअलिटी है उसमें डिस्टर्बेंस ला सकती है, जैसे कि आपकी नज़र जो है ब्लर हो जाना। ठीक है, या कुछ टाइम के लिए चीज़ें जो है आपको क्लियर जो है वो दिखाई नहीं देती। तो ये क्या है, ये फोस्फोमाइसिन के एडवर्स रिएक्शन में आती है। इसके अलावा अस्थमा जो है इसकी वजह से आ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सिंपल अल्फाज में कहते हैं। तो फोस्फोमाइसिन के हवाले से ये इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को याद रहनी चाहिए। सिंपल अल्फाज में आप लोगों को 2-3 बातें इसके हवाले से याद रखनी हैं। पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये एक नोवल क्लास है। नोवल क्लास से मुराद एक यूनिक क्लास है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में। ठीक है, इसी तरह से इसका काम क्या होता है, ये भी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल सिंथेसिस प्रोसेस है उसके अगेंस्ट काम करती है और बैक्टीरिया को अपना सेल वॉल बनाने नहीं देती। किसके ज़रिए काम करती है? फोस्फोइनोल पायरुवेट सिंथेस एंजाइम के ज़रिए जो है ये क्या करती है, काम करती है, ये वाला काम करती है। इसी तरह से दूसरी बात आप लोगों ने इसके हवाले से ये याद रखनी है कि ये कौन सी एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये क्या करती है, काम करती है, जो कि आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाता है। इसी तरह से ये जो है एज अ साइनर्जिस्टिक, यहाँ पे स्टेफ ऑरियस है, ये किस में आता है, ग्राम पॉजिटिव में या नेगेटिव में? क्या सर ये इंक्लूडिंग स्टेफ ऑरियस है ना? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बिल्कुल बिल्कुल। ये किस में आता है, ग्राम पॉजिटिव में या नेगेटिव में? ये इस तरह तो मुझे ख़ास पता नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक्सटेंडेड फॉर्म में आता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का तो अभी आगे आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। सही है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये एज अ बैक्टीरियासाइडल जो है काम करती है, जिसमें आपके पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस,
के जो ऑर्गेनिज्म है ये भी आ जाते हैं, सही है। इसी तरह से साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स को भी ये प्रोड्यूस करती है। अगर आप इसको पेनिसिलिन के साथ देते हैं, सेफलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड या फ्लूरोक्विनोलोन्स के साथ देते हैं, तो ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स को भी प्रोड्यूस करती है। तो ये सिंपल बात है, इसको आप लोगों ने अपने साथ याद रखनी है। अच्छा जी, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, जैसे कि मैंने आपको बताया बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अब हम उन एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बैक्टीरिया का जो प्रोटीन बनाने का अमल होता है ना, तो उसको क्या करती है, उसको रोकती है और बैक्टीरिया को अपना प्रोटीन बनाने नहीं देती, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है 30S राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जो कि आपके पास जो राइबोसोम, हमारे साथ दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक 30 साइज राइबोसोम होते हैं, एक 50 साइज राइबोसोम होते हैं। तो 30 साइज राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर्स भी आपके पास यहाँ पर है, और 50 साइज राइबोसोमल सब यूनिट बाइंडर्स भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। सो जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर्स है या एंटीबायोटिक है, इसमें आपके पास एमिनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास स्ट्रिप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन और एमिकासिन जो है, ये आपके पास क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स के क्लासेस में आते हैं। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन में आपके काइंडली ये माइक म्यूट करें। अच्छा जी, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन आ जाती है, माइनोसाइक्लिन्स आ जाते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन आ जाते हैं, ठीक है। ये कौन से 30S राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर्स है। जबकि 50S राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर्स में आपके पास मैक्रोलाइड्स आ जाते हैं, लेंकोसाइड्स आ जाते हैं और क्लोरमफिनिकोल्स आ जाते हैं। मैक्रोलाइड्स में आपके पास 3 मेंबर्स है, जिसमें एक एरिथ्रोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने याद करने हैं, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। लिंकोसाइड्स में आपके पास जो है क्लेंडामाइसिन आता है और क्लोरमफिनिकोल में आपके पास क्लोरमफिनिकोल्स आते हैं, सही है। तो इसको अब हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों को जो है ये याद रखना चाहिए, सबसे पहले आपने इन नाम्स को याद रखने हैं, ठीक है। एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, लिंकोसाइड और क्लोरमफिनिकोल, ये सारे क्या है, ये सारे आपके पास वो एंटीबायोटिक्स है जो कि क्या करती है, जो कि बैक्टीरियल का जो प्रोटीन बनाने का अमल है उसको रोकती है और बैक्टीरिया को अपना प्रोटीन बनाने नहीं देती, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, सही है। जी, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, क्लिंडामाइसिन दोनों क्लासेस में आ रहा है, मैक्रोलाइड्स में भी और लिंकोसाइड्स में भी। हाँ जी बिल्कुल, इसको आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्यों दोनों क्लासेस में आ रहे हैं, आगे स्लाइड्स में ये मेंशन है, सही है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स की। एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वो एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को बनाने नहीं देती, ठीक है। सो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये किस तरह से काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से मुराद ये है कि इनका काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे होता है। So aminoglycoside irreversibly bind to the 30S ribosomal subunit of bacteria. This binding inhibit protein synthesis. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में शायद बताया था कि जो राइबोसोम होते हैं, सॉरी, बायोकेमिस्ट्री का यूनिट हमारे साथ जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स का फंक्शंस क्या होता है। राइबोसोम का फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो राइबोसोम के हमारे साथ दो तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे साथ स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम 30S राइबोसोम कहते हैं, एक हमारे साथ लार्ज सब यूनिट होते हैं जिसको हम 50S राइबोसोम कहते हैं। सो ये एमिनोग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, ये एमिनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरिया के जो राइबोसोमल सब यूनिट है, जो कि हमारे साथ स्मॉल सब यूनिट होता है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट होता है, तो उसके साथ जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन करके उसके साथ क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, उसके साथ जो है वो
क्या हो जाती है, एक बॉन्ड बना लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये राइबोसोम जो है प्रोटीन्स को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाती, बल्कि प्रोटीन्स बनाने का जो अमल है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाता है, वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। Aminoglycosides are mostly used against gram-negative enteric bacteria. Gram-negative rods that inhibit the gastrointestinal tract, Vibrio cholera, Escherichia coli, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात आप लोगों ने अमीनोग्लाइकोसाइड्स के हवाले से ये याद रखनी है कि ये हमारे साथ वो एंटीबायोटिक है जो कि मोस्टली ग्राम नेगेटिव एंटरिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ये काम करती है। एंटरिक बैक्टीरिया से मुराद वो बैक्टीरिया जो कि हमारे स्टमक, हमारे गट्स में होती है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है ये काम करती है, जिसमें आपके पास ग्राम नेगेटिव रोड बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव रोड्स क्या करती है, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को गेस्ट्रो इनहिबिट द गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को क्या करती है, इनहिबिट करती है, जिसमें आपके पास वाइब्रो कोलेरा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई ये आपके पास दूसरी ऑर्गेनिज्म है, तो इसको क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है, और इसी तरह से इसके प्रोटीन्स बनाने का जो अमल है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से ये मज़ीद इन्फेक्शन काज करने की काबिलियत फिर नहीं रखती। तो जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है वो यही है कि अमीनोग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव एंटरिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करती है, काम करती है। दे कैन बी यूज इन कम्बिनेशन विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक टू एक्सटेंड कवरेज साइनर्जिज्म। इसी तरह से इसके इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा करने के लिए और ज़्यादा देर तक काम करने के लिए हम एमिनोग्लाइकोसाइड को एज अ साइनर्जिक्टिक जो है इसको यूज़ कर सकते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ, मतलब पेनिसिलिन के साथ, सेफलोस्पोरिन के साथ, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। क्यों? इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि जो एंटीबायोटिक्स होंगे उसके जो असरात होंगे वो फिर ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे और इफ़ेक्टिव रहेंगे, ठीक है। क्लियर हैं? वेरी गुड। अच्छा जी, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की अगर हम बात करें, मतलब ये हमारे साथ कौन से स्पेक्ट्रम है, अगर हम एमिनोग्लाइकोसाइड की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज इट इफेक्ट अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज इट इफेक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, but not effective against anaerobic bacteria because of its oxygen dependent active transport। अच्छा जी, हमारे साथ जो एमिनोग्लाइकोसाइड है तो ये क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्यों? क्योंकि ये कॉमनली मोस्टली जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट काम करती है। एरोबिक से क्या मुराद है? एरोबिक से मुराद वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है, तो उन एरोबिक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये क्या करती है, इफ़ेक्टिव रहती है और उसके जो फंक्शन है उसको क्या करती है, ख़त्म करने की काबिलियत रखती है, ठीक है। सो आपने ये बात याद रखनी है कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है हमारे साथ, जो कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती है, जबकि एनएरोबिक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये इस वजह से काम नहीं कर सकती क्योंकि एनएरोबिक बैक्टीरिया से मुराद ये है कि वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वो काम करती है, तो इस वजह से ये एंटीबायोटिक जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है इफ़ेक्टिव नहीं रहती, उस पर जो है इसका कोई असर नहीं रहता, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें, एमिनोग्लाइकोसाइड की अगर हम क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ब्रूसिलोसिस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ब्रूसिलोसिस क्या है? ब्रूसिलोसिस जो है ये हमारे साथ एक जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक इन्फेक्शन अब किसे कहते हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। जूनोटिक इन्फेक्शन से मुराद ये है कि ये वो बीमारियां होती है जो कि जो
पालतू जानवर होते हैं ना घरों में हम जो पालते हैं, जैसे कि माल मवेशी हो गए, ठीक है, जो भैंस से हो गए, बकरियां हो गई, ठीक है, दुम्बे हो गए या गाय वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन जानवरों से जो बीमारियां इंसानों में मुंतकिल होती है, जब इंसान इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, इसको एक्सपोज होते हैं, तो इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं जो कि जानवरों से मुंतकिल होके ह्यूमन बीइंग में आती है और ह्यूमन बीइंग उसका शिकार हो जाते हैं, तो इसको हम फिर जूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। सो ब्रूसिलोसिस जो है ये हमारे साथ एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, caused by the बैक्टीरियल जीनस ब्रूसिला, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल जीनस ब्रूसिला की वजह से ये काज होती है, और ये कॉमनली एनिमल में ये बैक्टीरिया पाया जाता है और एनिमल से ये ह्यूमन बीइंग में मुंतकिल होती है। द बैक्टीरिया आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस बाय इंजेक्शन थ्रू इन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। अब ये एनिमल से ह्यूमन में कैसे मुंतकिल होती है, तो ज़ाहिर बात है उस एनिमल्स का जो आप फूड लेते हैं, मिसाल के तौर पर उसके दूध आप पीते हैं, ठीक है, या गोश्त खाते हैं जो कि इन्फेक्टेड हुआ होता है इस बैक्टीरिया से, तो उसके थ्रू जो है ह्यूमंस में मुंतकिल हो जाती है, या आप डायरेक्ट जो है उस एनिमल के साथ आपका कांटेक्ट हो रहा है, तो आपको जो है ये इन्फेक्शन जो है उस एनिमल से आप में मुंतकिल हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा जो हमारे साथ डिसऑर्डर है या इन्फेक्शन है, इसको हम प्लेग कहते हैं, ठीक है। प्लेग क्या है? प्लेग हमारे साथ एक डिजीज़ है दैट इफेक्ट ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। इट इज़ काज बाय द बैक्टीरियम येसिनिया पेस्टिस, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस है कि क्या है मेरे पास, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है मुझे सही नहीं आती। इर्सिनिया पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस, जो भी आप इसको दे, इसमें कोई जो है वो नहीं है, ठीक है। मेडिकल टर्म में प्रोनाउंसिएशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बस जिस तरह से आपको याद करना आसान लगे उसी तरह से आप उसको प्रोनाउंस करते हुए याद कीजिए। सो प्लेग जो है ये हमारे साथ एक ऐसी बीमारी है जो कि ह्यूमंस और दूसरे जो मैमल्स होते हैं उसको इफ़ेक्ट करती है, और ये एक बैक्टीरिया के ज़रिए काज होती है जिसको हम येसिनिया पेस्टिस कहते हैं। तो इस डिज़ीज़ के लिए भी हम एमिनोग्लाइकोसाइड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टुलरीमिया ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम फ्रांसीसिला टुलरेनेसिस के ज़रिए जो है काज होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ थेराप्यूटिक, सही है। तो ये क्लिनिकल यूजेस है एमिनोग्लाइकोसाइड के जो कि मैंने आपको बताए, इसको जो है आप सिंपल अल्फाज में याद कर सकते हैं, सही है। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? सर नाम बड़े अजीब अजीब है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने भी बताया कि इसकी प्रोनाउंसिएशन और नाम जो है ये बहुत अजीब होते हैं। मेडिकल टर्म में, फार्माकोलॉजी में ज़्यादातर ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे अल्फाज आप इसके लिए यूज़ करें या प्रोनाउंसिएशन में जैसे आपको ये आसान हो उसी तरह से आप इसको प्रोनाउंस करें, कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। इम्पोर्टेंस टू रिमेंबर अबाउट एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड के हवाले से कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बातें हमारे साथ मंदरजा झेल है। Aminoglycosides are poorly absorbed from the gastrointestinal tract and have to be given parenterally as aminoglycosides are strongly polar molecule. सबसे पहली बात जो कि आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि एमिनोग्लाइकोसाइड जो है इसको आप ओरली नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ज़रिए इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंतहाई कम होती है, ठीक है। अब जब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप जब भी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, तो आपने पेरेंटली देना है, आईएम के ज़रिए देना है या आईवी के ज़रिए जो है आप क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। दे आर एलिमिनेटेड बाय द किडनी, इसी तरह से ये किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती है, मतलब यूरिन के ज़रिए ये बॉडी से क्या होती है,
एलिमिनेट होती है, खारिज होती है। देयरफॉर इन किडनी पेशेंट डोज नीड टू बी एडजस्टेड। इसीलिए अगर आपके पास ऐसे पेशेंट आते हो जिनको ऑलरेडी किडनी का मसला हो, गुर्दों की बीमारी हो उनको, तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर आपने एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की जो डोज है, जो मकदार है, उसको इतने मकदार में अरेंज करना है कि उससे आपकी जो पेशेंट की किडनी कंडीशन है वो मुतासिर ना हो। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। इसी तरह से एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरियासाइडल। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि एमिनोग्लाइकोसाइड क्या है, बैक्टीरियासाइडल है, मतलब ये बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की काबिलियत रखती है। एमिनोग्लाइकोसाइड डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बट कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर। ठीक है, इसी तरह से एमिनोग्लाइकोसाइड जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट वमेन है तो उसको भी अगर आप ये एंटीबायोटिक देते हैं तो सोच समझकर मिकदार को प्रॉपर अमाउंट में करके देंगे, ताकि जो फीटस है वो इससे मुतासिर ना हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये क्या करता है, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपने इसका ख्याल रखना है। इसके अलावा ये नेफ्रोटॉक्सिक भी है। नेफ्रोटॉक्सिक से हम ऑलरेडी अभी हमने बात की कि ये किडनी को क्या कर सकता है, किडनी को मुतासिर कर सकता है। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। चिक रेनल फंक्शन आपने रेनल जब भी एडमिनिस्टर करेंगे तो एडमिनिस्टर करने से पहले भी आपने जो रेनल फंक्शन है, किडनी के जो फंक्शन है, उसको आपने चेक करने हैं, और इसके साथ साथ बंद और क्रिएटिनिन लेवल को आपने क्या करना होता है, चेक करना होता है। बंद से क्या मुराद है, बिलिरुबिन इसी तरह से आता है बंद ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन, क्या, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, हाँ जी, ब्लड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया, हाँ जी, जी सर, यूरिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका और क्रिएटिनिन का लेवल आपने साथ साथ चेक करना है जब भी आप एमिनोग्लाइकोसाइड पेशेंट को एडमिनिस्टर करें। तो ये कुछ 2-3 बातें हैं जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखने हैं। सही है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा क्लास आता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में, जो कि बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने नहीं देती। ठीक है, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन बनाने का अमल है उसमें मुदाखलत करने वाले जो एंटीबायोटिक है, उसमें आपके पास जो दूसरी क्लास आती है इसको हम मैक्रोलाइड्स कहते हैं। तो मैक्रोलाइड्स क्या है, ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैक्रोलाइड्स ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। इनका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक डू सो बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली टू द प्रोटीन साइड ऑन द 50S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम। ठीक है, ये क्या करता है, मैक्रोलाइड जो है, ये पहली बात तो ये है कि ये रिवर्सिबली क्या करता है, बाइंडिंग करता है किस चीज़ के साथ, राइबोसोम का जो 50 सब यूनिट होता है। ठीक है, उसके साथ रिवर्सिबली बाइंड करके बैक्टीरिया का जो प्रोटीन बनाने का अमल होता है उसको क्या करता है, उसको रोकता है। सही है, दिस एक्शन इज कंसीडर्ड टू बी बैक्टीरियोस्टेटिक। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इससे पहले हमने जो एमिनो ग्लाइकोसाइड की बात की थी तो वहाँ पर हमने बात की थी कि वो एंटीबायोटिक कौन से है, बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल करती है। लेकिन यहाँ पर मैक्रोलाइड्स के हवाले से आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि ये 50S राइबोसोम को क्या करती है, उसके थ्रू जो है प्रोटीन बनाने का जो अमल है उसको रोकती है, जबकि एमिनोग्लाइकोसाइड जो है वो 30S राइबोसोम सब यूनिट के ज़रिए प्रोटीन बनाने के अमल को क्या करती थी, रोकती थी। दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि एमिनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियोसाइडल था, जबकि मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स है। बैक्टीरियोस्टेटिक से मुराद ये है कि ये बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल नहीं करती, बल्कि उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन या रिप्लिकेशन प्रोसेस है उसको रोकती है, उसको स्टॉप करती है, ताकि वो मज़ीद अपनी तादाद को ना बढ़ा सके।
ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स है। मैक्रोलाइड्स आर एक्टिवली कंसंट्रेटेड विद इन ल्यूकोसाइड्स एंड दस आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइड ऑफ इन्फेक्शन। इसी तरह से मैक्रोलाइड जो है ये ल्यूकोसाइड्स जो वाइट ब्लड सेल्स आपके पास होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये एक्टिवली बहुत ज़्यादा तादाद में जो है पाए जाते हैं और उसी ल्यूकोसाइड सेल्स के ज़रिए जो है ये इन्फेक्शन की जगह क्या होती है, जाती है। जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ होता है, जहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, तो इस ल्यूकोसाइट सेल्स के थ्रू जो है वो इन्फेक्शन की जगह पर जाती है और वहाँ पर फिर अपने फंक्शंस को शो करती है। अब मैक्रोलाइड्स में हमारे साथ जो कॉमन क्लासेस आते हैं, इसमें एरिथ्रोमाइसिन भी आते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन भी आती है और एजिथ्रोमाइसिन भी आती है। तो ये 3 क्लासेस जो है आपके पास मैक्रोलाइड के मेंबर्स है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। सही है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। ओके जी, वेरी गुड। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इसकी अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पर अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम एरिथ्रोमाइसिन की बात करें, जो कि हमारे साथ मैक्रोलाइड क्लास की क्या है, एक मेंबर है, तो दिस ड्रग इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट many of the same organism as penicillin हो गई, ठीक है। therefore it may be used in patient with penicillin allergy, ठीक है। so एरिथ्रोमाइसिन जो है ये ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो है जो सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, इसके ख़िलाफ़ क्या होती है, इफ़ेक्टिवली काम करती है। सो इसको हम जो है ऐसे पेशेंट के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं जिनमें पेनिसिलिन एलर्जी हो, ठीक है, जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी हो, तो पेनिसिलिन की जगह हम एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात जो है आपको क्लियर हो जाती है कि जो एरिथ्रोमाइसिन है ये हमारे साथ कुछ कौन सी स्पेक्ट्रम है, ये हमारे साथ नैरो स्पेक्ट्रम है, जो कि सिर्फ पेनिसिलिन के अगेंस्ट जो है काम करती है, या पेनिसिलिन जैसे ऑर्गेनिज्म जो सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अगेंस्ट क्या करती है, काम करती है। दूसरा हमारे साथ जो क्लास आता है मैक्रोलाइड्स का, उसको हम क्लेरिथ्रोमाइसिन कहते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन हैज़ एक्टिविटी सिमिलर टू एरिथ्रोमाइसिन बट इट इज़ आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। Its activities against intracellular pathogens such as chlamydia, Helicobacter pylori। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये अल्सर को काज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टमक अल्सर होता है ना, उसको काज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इज़ हायर देन दैट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। सो क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है इसके जो एक्टिविटीज़, इसके जो फंक्शन होते हैं ये भी एरिथ्रोमाइसिन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंजा को काज करती है। इसकी जो एक्टिविटीज़ है तो ये इंट्रासेलुलर मतलब सेल्स के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं उसके अगेंस्ट काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली करती है, जैसे कि क्लैमिडिया ऑर्गेनिज्म हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो गई, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे साथ इंट्रासेलुलर पैथोजेंस है, ठीक है। सो इज़ हायर देन दैट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। सो एरिथ्रोमाइसिन की बनिस्बत जो है ये इन ऑर्गेनिज्म के लिए एक्टिवली क्या करता है, काम करता है एरिथ्रोमाइसिन। इसी तरह से एजिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट या मोर एक्टिव अगेंस्ट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है ज़्यादा एक्टिवली काम करती है, मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए जो है एजिथ्रोमाइसिन को कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्जिला केतर रेलिस, ठीक है। तो ये वो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है जिनके अगेंस्ट जो है जो कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस को काज करने में रोल प्ले करती है। सो इसको जो है आप लोगों ने याद कर लेना है, सही है। और यहाँ से जो है आप लोगों को ये पता भी जो है चल गया होगा कि ये हमारे साथ कौन से स्पेक्ट्रम्स है, ये हमारे साथ नैरो स्पेक्ट्रम्स है, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है क्योंकि ये ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती है, ख़ास डिजीज़ के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, सही है। करेंगे तो एडवर्स इफ़ेक्ट में सबसे पहले अगर हम देखें
तो गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है, मतलब हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है उसको क्या करता है, डिस्ट्रेस करता है, डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी होती है इसको क्या करती है, मुतासिर करती है मैक्रोलाइड्स, ठीक है, जिसमें आपके साथ एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये सारे आ जाते हैं। इसी के अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी को काज करता है, ठीक है। इसके साथ साथ कोलिस्टेटिक जॉन्डिस को जो है ये काज कर सकती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में मैक्रोलाइट्स के एडवर्स इफेक्ट में ये कंडीशन जो है आ सकते हैं, काज हो सकते हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। जस्ट आप लोग अगर कंसंट्रेशन के साथ एक दफ़ा आप इसको गौर से रीड करें, सुने, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा जो यूनिट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी क्लास आती है वो कौन सी है, वो टेट्रासाइक्लिन्स की है। टेट्रासाइक्लिन्स ये भी हमारे साथ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को प्रोटीन्स बनाने नहीं देती, ठीक है। सो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, दे आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। टेट्रासाइक्लिन बाइंड रिवर्सिबली to 30 as subunits and block the binding site of amino acid containing transfer RNA on the messenger RNA ribosome complex, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन की अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये किस तरह से काम करती है, तो सबसे पहली बात आप लोगों ने ये अपने माइंड में याद रखनी है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पर काम करती है, जो कि जो बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S, तो 30S के साथ ये क्या करती है, रिवर्सिबली बॉन्डिंग बनाती है, ठीक है, और इसी तरह से अमाइनो एसिड को क्या कर लेती है, ब्लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से फिर सर जी जी। ये 30 के साथ जो एस है इसका क्या मतलब है सर? 30S मतलब 30 साइज के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की टाइप है, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। सो 30S ये असल में जो राइबोसोम की टाइप है उसकी साइज के हवाले से आपको जो है बताती है इंफॉर्मेशन। 30S मतलब स्मॉल साइज राइबोसोम और 50S मतलब लार्ज साइज राइबोसोम, ठीक है। तो दो किस्म है राइबोसोम के, और राइबोसोम का मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री का जो लास्ट यूनिट है न्यूक्लिक एसिड, उसमें मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो इस वजह से ये एंटीबायोटिक्स राइबोसोम्स के जो टाइप्स होते हैं 30S उसके साथ बॉन्डिंग बनाकर उसको ब्लॉक कर लेती है, जिसके बाद राइबोसोम जो है प्रोटीन या अमाइनो एसिड को बना नहीं पाती, और जब प्रोटीन और अमाइनो एसिड नहीं बन पाते तो इस वजह से फिर आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लिक एसिड है वो नहीं बनता। जब वो नहीं बनता तो बैक्टीरिया जो है अपनी रिप्लिकेशन नहीं कर पाती, अपनी ग्रोथ को मज़ीद इंक्रीज़ नहीं कर पाती, तो इस तरह से बैक्टीरिया अपनी जगह पर ही रुक जाती है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। टेट्रासाइक्लिन का काम ये होता है कि ये जो ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग है उसको क्या करती है, उसको रोकती है, उसको राइबोसोम के साथ बॉन्डिंग नहीं करने देती, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए में मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए होती है इसकी हमारे साथ तीन अकसाम है, एक मैसेंजर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए और एक ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। और इनके फंक्शंस भी मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बताया था काफ़ी डिटेल के साथ। सो इस तरह से टेट्रासाइक्लिन जो है बैक्टीरिया को रोक देती है प्रोटीन्स बनाने से, सही है। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, अगर इसकी स्पेक्ट्रम के हवाले से हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन आर एक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग सर्टन एरोबिक रिकेट्सीज, क्लेमेडिया एंड माइकोप्लाज्म्स, ठीक है। तो अब ये हमारे साथ कौन सा स्पेक्ट्रम में आता है, ये हमारे साथ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा किस्म के जो बैक्टीरियाज है उसको क्या करती है, मुतासिर करती है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहेंगे, ठीक है। सो
इम्पोर्टेंस टू लर्न। अब जो हमारे साथ टेट्रासाइक्लिन है इसके हवाले से कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है और हमें जो है वो कंसीडर करनी है, उसका ख्याल रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि टेट्रासाइक्लिन बाइंड टू कैल्शियम इन न्यूली फॉर्म टीथ इन यंग चिल्ड्रन। दिस कैन रिजल्ट इन अ ब्राउन टू येलो डिसकलरेशन। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, और उसको आप टेट्रासाइक्लिन देने वाले हैं या उनको प्रेस्क्राइब करने वाले हैं, तो आपके माइंड में ये बात याद रहनी चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन जो है ये कैल्शियम के साथ बाइंडिंग करती है, ठीक है, कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग बनाती है। सो बच्चों के जो टीथ होते हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है टीथ की फॉर्मेशन किस चीज़ से होती है, कैल्शियम से होती है। कैल्शियम जो है ये मेन कंपोनेंट है टीथ फॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये क्या करती है, उसके साथ बॉन्डिंग बनाती है, जिसकी वजह से टीथ की जो कलर है वाइट से जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्राउन या येलो में कन्वर्ट हो जाती है। तो टीथ डिसकलरेशन जो है ये काज कर सकती है बच्चों में। टेट्रासाइक्लिन्स कैन बाइंड टू कैल्शियम इन ग्रोइंग बोन्स रिजल्टिंग इन डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसी तरह से जो बच्चे होते हैं अगर उनको आप टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब करते हैं, चूँकि बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ स्टेजेस होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट स्टेजेस अभी कंटिन्यू हुए होते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन जो है बोन्स में जो कैल्शियम होते हैं उसके साथ बॉन्डिंग करके बोन्स की जो शेप है, बोन की जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या कर सकती है, उसको डिफॉर्म कर सकती है, उसको ख़राब कर सकती है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन एंड डोजीसाइक्लिन कैन काज फोटोटॉक्सिक स्किन रिएक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू absorb ultraviolet radiation present in the sunlight। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन की एक तीसरी जो क्या कहते हैं एडवर्स रिएक्शन है वो ये है कि ये क्या कर सकती है, ये फोटो टॉक्सिक स्किन रिएक्शन को काज कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन में ये एबिलिटी पाई जाती है, ये खसूसियत पाई जाती है कि सन में सूरज के शुआओं में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है तो उसको ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इस वजह से आपकी जो स्किन है इसकी वजह से मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा जो अगली बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि ये आपके पास बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल नहीं करती बल्कि ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको क्या करती है, रोकती है। सही है। कैल्शियम इन द मिल्क बाइंड द टेट्रासाइक्लिन एंड प्रिवेंट गट एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से कैल्शियम जो कि दूध में पाया जाता है, तो अगर कोई बच्चा दूध पी रहा है और उसको आप टेट्रासाइक्लिन ड्रग भी देते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन जो है वो उस दूध के साथ बाइंडिंग करके दूध को जो है इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से फिर लोगों को जो है दूध से क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है, और फिर इसके रिएक्शन होते हैं। अदर मेटल्स विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन आर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। इसके अलावा दूसरे जो मेटल्स हैं जिसमें एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गए और आयरन हो गए, ये क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन की जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है इसको मुतासिर करती है, इसको इफेक्ट करती है। सो टेट्रासाइक्लिन क्रॉस द प्लेसेंटा। इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन भी प्लेसेंटा को क्या करती है, क्रॉस कर सकती है। इंटरफीटल सर्कुलेशन एंड एक्यूमुलेट इन द फीटस, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन में ये एंटर हो सकती है और फीटस को क्या कर सकती है, बुरी तरह से मुतासिर कर सकती है। तो ये कुछ आम बातें थी जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, जनरल नॉलेज थी, ठीक है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है जो कि आप लोगों को मुश्किल लगे, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो अगली क्लास है वो है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल्स की अगर हम बात करें तो द यूज़ ऑफ क्लोरमफेनिकोल ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिज्यूला, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिज्यूला से जो है इस क्लोरमफेनिकोल को क्या किया गया है, हासिल किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। is restricted to life threatening infection for which no alternative exist। ये ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के लिए इसको क्या किया गया है, और रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब
देना मना किया गया है, जिसके लिए कोई दूसरे अल्टरनेटिव थेरेपी जो है नहीं मौजूद, ठीक है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, तो इस वजह से इसको देना मना किया गया है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे साथ आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको रोकता है, उसको इनहिबिट करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि क्लोरामफेनिकोल्स जो है ये रिवर्सिबली बैक्टीरियल जो 50 साइज राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, जो लार्ज साइज राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, तो उसके साथ जो है रिवर्सिबली बॉन्ड बनाते हैं। रिवर्सिबली से मुराद ये है कि एक बार बॉन्ड बनाने के बाद फिर दोबारा से जो है ये बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, दोबारा से अलग हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं रिवर्सिबली। और इरिवर्सिबली से मुराद ये है कि एक बार जब बॉन्ड बना लेते हैं तो वो फिर हमेशा के लिए रहती है, सही है, तो उसको फिर हम इरिवर्सिबल कहते हैं। सो रिवर्सिबली ये 50 एस राइबोसोम सब यूनिट के साथ बॉन्ड बनाकर क्या करती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको क्या करती है, रोकती है, इनहिबिट करती है एट द पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज रिएक्शन, ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज रिएक्शन के दौरान ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को रोकती है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, तो एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम के हवाले से मैंने आपको बताया। तो पहली बात तो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। दूसरी बात ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एक्टिव अगेंस्ट बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जो है ये क्या करती है, एक्टिव रहती है, काम करती है। प्राइमरली बैक्टीरियोस्टेटिक है, पहले जो ये काम करती है तो बैक्टीरियोस्टेटिक के तौर पर करती है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करने देती। इसके अलावा अगर आप इसको ज़्यादा मकदार में देते हैं तो ये फिर बैक्टीरियोस्टेटिक से कन्वर्ट हो जाती है, बैक्टीरियोसाइडल बन जाती है, और फिर कुछ बैक्टीरिया जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, इसके अलावा मेनिंजाइटिस को जो काज करती है, इसके अलावा बैक्टीरियोइड्स हो गए, ठीक है, इसको क्या करती है, मुकम्मल तौर पर किल करती हैं। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन है क्लोरमफेनिकोल के हवाले से जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। एडवर्स रिएक्शन की अगर हम इसकी एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो पहले एडवर्स रिएक्शन इसकी ये है कि ये बोन मेरो को सप्रेस करता है, ठीक है, जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया जो है ये काज कर सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है ये काज कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा इरिटेटिंग इफेक्ट्स में ये नोजिया को काज कर सकती है, वॉमिटिंग काज कर सकती है, और डायरिया जो है ये काज कर सकती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम को योग काज कर सकती है, जिसमें साइनोसिस हो गया, जिसमें ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन हो जाती है, वॉमिटिंग काज कर सकती है, ग्रीन स्टूल कलर जो है वो ग्रीन हो जाती है। इसके अलावा वेसो मोटर कोलेप्स, जो वेसो मोटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोलेप्स हो जाते हैं, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब एलर्जी को काज कर सकती है, जैसे कि रेशिस का आ जाना, फीवर का होना, या एंजियोइडेमा का होना। तो ये हमारे साथ जो क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक है इसके एडवर्स इफेक्ट है जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताई है, सही है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर एंजियोडेमा काइंडली रिपीट कीजिएगा, किसे कहते हैं? एंजियो एडेमा से मुराद ये है, एंजियो से क्या मुराद है, एंजियो किसे कहते हैं, एंजियो सर एंजियो हार्ट से से क्या रिलेटेड मुराद जो है? डिजीज होंगी। एंजियो जो है ये मेरे ख्याल में वेसल्स को कहते हैं मेडिकल टर्म में, जो कोरोनरी वेसल्स होते हैं उसको हम एंजियो कहते हैं, मतलब हार्ट के वेसल्स हो गए या दूसरे एडेमा कहते हैं, ठीक है, मतलब जो डीप टिश्यूज वेसल्स होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग काज कर देती है, तो इसको हम एंजियो एडेमा कहते हैं। एंजियो से मुराद क्या है, एंजियो से मुराद वेसल्स है, सही है। जैसे कि हम एंजियोग्राफी करते हैं ना, जिसमें हम वेसल्स के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को पास करते हैं और उसके थ्रू फिर हम जो कोरोनरी वेसल्स होते हैं उसकी हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं वगैरह करते हैं, तो एंजियो मीन वेसल्स है, सही है। और एंजियो एडिमा से मुराद ये है कि जो डीप
अंडर द स्किन के अंडर जो डीप टिश्यूज होते हैं वहाँ पर वेसल्स में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स की वजह से फ्लूइड वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, एंजियो एडिमा कहते हैं। क्लियर हो गया आप? यस सर, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, ओजा ओजाजो लें, अच्छा जी ये क्या है? ये लेंजोलिड्स है, लेंजोलिड की एक क्लास है। ओजाजो लेंडिनो लिंडिनोन्स, ओजाजो लेंडिनोन्स, ठीक है। सो लेंजोलाइट्स क्या है? ये हमारे साथ सिंथेटिक ओजाजो लेंडिनोन्स है, डेवलप टू कम्बैट रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज methicillin resistant Staphylococcus aureus and penicillin resistant Staphylococcus aureus। लिंजोलिड्स ये हमारे साथ सिंथेटिक ओजाजोलिडिनोन्स है, ठीक है। ओजाजोलिडिनोन्स मतलब ये हमारे साथ वो एंटीबायोटिक है जो कि कॉमनली जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हो गए जिसमें आपके पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस आ जाते हैं और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकी आ जाते हैं। तो इनके खिलाफ जो है ये लेंजोलिड्स जो है बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन पर जो है उस एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता जो कि हम पहले पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर हम इनको लेंजोलिड्स देते हैं जो कि इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको ख़त्म करके इन बैक्टीरियाज को क्या करती है, अनइफेक्टिव करती है, सही है। तो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो ये हमारे से द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ लेंजोलिड इज डायरेक्टली प्राइमरली against gram positive organisms such as staphylococcus, streptococcus and enterococcus, ठीक है। मतलब ये है कि ये कॉमनली हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि एक तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उसके एक क्लास की जो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट क्या करती है, काम करती है, ठीक है, स्पेसिफिकली। सो like other agents, they interfere with bacterial protein synthesis. Lenzolid is bacteriostatic. Lenzolid जो है ये भी आपके पास क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। However, it is bactericidal against streptococcus. लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रिप्टोकोकी बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट ये बैक्टीरियोसाइडल के तौर पर काम करती है, मतलब स्ट्रिप्टोकोकी को जो है ये मुकम्मल तौर पर क्या करती है, किल करती है, ख़त्म करती है, सही है। अच्छा जी, मज़ीद क्या कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो यही है कि ये क्या करती है, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। किसके थ्रू? जब राइबोसोम का जो स्मॉल लार्ज साइज सब यूनिट है उसके साथ ये बॉन्डिंग बनाती है नियर द इंटरफियर विद 30S, जो कि क्या करती है, 30S के साथ इंटरफेरेंस करती है, इंटरफेस होती है, मतलब उसके साथ बॉन्डिंग करती है। सो सिंपल अल्फाज में जो लेंजोलेट्स है ओजाजोलिडिनोन्स है इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये राइबोसोम का जो लार्ज साइज सब यूनिट है उसके साथ बॉन्डिंग करके प्रोटीन्स के बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या करती है, रोकती है। द इंफॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स इज प्रिवेंटेड। सो जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है उसको क्या कर लेता है, रोक देता है। एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट इसके ये है कि ये क्या करती है, माइलो सप्रेशन काज करती है, जो माइलिन शीट है उसको सप्रेस करती है, जिसमें आपके पास एनीमिया आ जाता है, मतलब ब्लड एनीमिया किसे कहते हैं, ब्लड जब इनसफिशेंट मकदार में आ जाए, ठीक है, ब्लड की जो कमी आ जाती है इसको एनीमिया कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम की, ब्लड की वॉल्यूम में जब कमी आ जाती है इसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। लिकोपीनिया जो है ये काज करती है, ठीक है। पेनसाइटोपीनिया काज करती है। इसके अलावा रिवर्सिबल थ्रोम्बोसाइटोपीनिया काज करती है, रिवर्सिबल न्यूट्रोपीनिया काज करती है, रिवर्सिबल ऑप्टिक न्यूरोपैथी काज करती है। तो ये मुख्तलिफ डिसऑर्डर है जो कि आप लोग इंशाल्लाह जो आपका एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग है उसमें आप इससे रिलेटेड टर्म जो है आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे डिजीज़ जो है ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी में आप डिजीज़ की ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं, एसईएन में आप डिजीज़ के हवाले से बात करते हैं, उसके डिफिनीशन को आप जानते हैं, उसके इटियोलॉजी, उसके रिस्क फैक्टर्स को आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
तो आपको डिजीज़ जो है ASEAN में फिर इंशाल्लाह पता चल जाएंगी। सही है। डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर में आपके पास कौन से है, फ्लूरोक्विनोलोन्स आ जाते हैं। फ्लूरोक्विनोलोन्स का काम ये होता है कि ये बैक्टीरिया को डीएनए बनाने नहीं देती। अगर बैक्टीरिया का डीएनए बन गया तो मतलब ये है कि दूसरे बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो है बन गया। तो डीएनए जो है, डीएनए बनाने का जो प्रोसेस है, जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, उसको जो है ये एंटीबायोटिक्स नहीं करने देती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर पाती। सो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ ये है क्विनोलोन्स की कि ये क्या है, सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, ठीक है, मतलब इसको लेबॉर्ट्री में बनाया गया है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल करती है। और तीसरा फंक्शन इसका ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। So, quinolones can enter cell easily and therefore are often used to treat intracellular pathogens such as Legionella pneumophila, ठीक है, Legionella pneumophila हो गया, इसी तरह से माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक जो है ये बहुत एक्टिवली क्या करती है, काम करती है। सही है। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने अपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि ये सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है। इसके फंक्शन क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरिया को किल करती है। और ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सही है। कॉमन क्विनोलोन्स में आपके पास कौन कौन से क्लासेस मेंबर्स आते हैं क्विनोलोन्स के। फ्लूरोक्विनोलोन की क्लासेस में आपके पास जो मेंबर आते हैं तो इसमें एक सेफ्रो हो गई जिसको सेफ्रोफ्लोजासीन कहते हैं। इसके अलावा जिमी फ्लोजासीन हो गई जिसको हम फैक्टिव के नाम से जानते हैं, ब्रांड नेम इसका क्या है, फैक्टिव है, ठीक है। लीवोफ्लोजासीन हो गया, इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है, लीवा क्विन है, ठीक है। मोजीफ्लोजासीन हो गया, इसका ब्रांड नेम क्या है, एविलॉक्स है, ठीक है। नॉरफ्लोजासीन हो गया, इसका जो ब्रांड नेम है क्या है, नोरोजिन है। इसके अलावा ओफ्लोजासीन जो है ये हमारे साथ ब्रांड नेम के साथ, फ्लोजिन ब्रांड नेम के साथ जो है मार्केट में जाना जाता है। तो इसके ये 4 मेंबर है जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करता है। फ्लूरोक्विनोलोन्स ब्लॉक बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल टोपो आइसोमेरेज 2, जो कि हमारे साथ डीएनए गायरेज होता है उसको हम टोपो आइसोमेरेज कहते हैं। और इसी तरह से टोपो आइसोमेरेज 4। डीएनए गायरेज क्या होता है, डीएनए गायरेज इसका जो कॉमन नेम है इसको सीजर कहा जाता है, डीएनए का सीजर्स, ठीक है। ये डीएनए को 2 हिस्सों में क्या करती है, काटती है। और इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा होता है उससे फिर दूसरा डीएनए बनता है, आरएनए कम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं, आरएनए कम्प्लीमेंट के तौर पर काम करती है, ठीक है। सो डीएनए गायरेज और जो है इस पर एक्ट करते हुए जो डीएनए बनाने का जो प्रोसेस है इसको क्या करती है, रोकती है। कौन, फ्लूरोक्विनोलोन्स, ठीक है। Inhibit of DNA gyrase prevent the relaxation of positively supercoiled DNA that is required for normal transcription and replication। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब DNA गायरेज इसको स्टॉप कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, फिर डीएनए जो है इसकी सेपरेशन नहीं होती, ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट नहीं होती। जब 2 हिस्सों में कन्वर्ट नहीं होती तो ज़ाहिरी बात है फिर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है ये नहीं होता और इसी तरह से फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है ये भी नहीं होता। क्योंकि एक डीएनए से जब दूसरी डीएनए बनेगी तो इसके लिए दूसरा सेल भी आएगा ना, तो एक बैक्टीरिया से हमारे साथ दूसरा बैक्टीरिया बनेगा। तो अब जब डीएनए नहीं बनेंगी तो दूसरा सेल नहीं आएगा, दूसरा सेल नहीं बनेगा। जब दूसरा सेल नहीं बनेगा तो मतलब बैक्टीरिया अपनी रेप्लिकेशन को नहीं कर पाएंगी। सो इनहिबिशन ऑफ टोपो आइसोमेरेज 4, जो टोपो आइसोमेरेज 4 होता है ये क्या करता है, इंटरफियर विद द सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल डीएनए। देखिए वही बात है जो कि अभी मैंने आपको बताई थी कि जब टोपो आइसोमेरेज
4 को क्या किया जाता है, इस डीएनए गायरेज को रोका जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो रिप्लिकेटेड क्रोमोसोमल डीएनए होता है तो उसकी जो सेपरेशन होती है, उसकी जो अलहदगी का अमल होता है वो क्या हो जाता है, उसमें मुदाखलत हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर अलग नहीं हो पाता इनटू द रिस्पेक्टिव डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के दौरान फिर इसकी क्या होती है, इसकी डिवीजन नहीं होती, तो इस वजह से नया सेल नहीं बनता। जब नया सेल नहीं बनता तो हमारे पास डीएनए जो बैक्टीरिया होंगी वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। सही है, क्लियर है ये? जी सर। जी सर। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ सुने तो बिल्कुल स्टोरी लाइक चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें इतनी मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। क्लिनिकल यूजेस इसके ये हैं कि इसको हम यूटीआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरियल डायरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़, बोन जॉइंट्स and intra-abdominal respiratory tract infection including those caused by multi-resistant organisms such as Pseudomonas। तो मल्टी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जैसे कि सीडोमोनास हो गया, ठीक है, सीडोमोनास हो गया, इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस मतलब जो फीवर है इसके लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रेक्स गोनोरिया, एंथ्रेक्स गोनोरिया के लिए जो है नॉरफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन ड्रग जो है यूज़ होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल प्रोस्टाइटस, प्रोस्टाइटस के लिए जो है बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, जिसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होती है बैक्टीरिया की वजह से, जो कि कॉमनली जो मेल हजरात होते हैं उनको होती है, ठीक है, एज्ड उम्र में, मतलब जब उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो तब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा वर्नरेबल हो जाता है इन्फेक्शंस को। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हैं? द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट इसके ये है कि ये गेस्ट्रो इंटेस्टिनल रिएक्शंस को काज करती है, जैसे कि नोजिया हो गए, डिस्पेप्सिया हो गई, ठीक है, और वॉमिटिंग हो गई। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिएक्शन को काज कर सकती है, जैसे कि डिजीनेस का हो गया, लेक ऑफ स्लीपनेस जिसको इंसोमिया कहते हैं, और हेडिक। तो ये इसके कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है जो कि फ्लूरोक्विनोलोन्स की वजह से काज हो सकते हैं, आप इसको अपने साथ याद रखें। फोलेट एंटागोनिस्ट, इसमें आपके पास कौन कौन से आते हैं, कोट्री कोट्रीमोजाजोल, इसमें ट्राइमेथोप्रिम आते हैं, और सल्फामेथोजोल्स आते हैं, ठीक है। कोट्रीमेजाजोल में आपके पास ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथोजोल आते हैं। ये कौन से ड्रग्स है? दीज ड्रग्स स्टॉप बैक्टीरियल सेल फॉर यूजिंग फोलिक एसिड टू मेक डीएनए। ये सेल्स क्या करते हैं, ये ड्रग जो है बैक्टीरियल सेल को रोकते हैं फोलिक एसिड को यूज़ करने से, जिसके थ्रू वो अपने डीएनए को बनाते हैं। तो जब फोलिक एसिड की यूज़ नहीं होंगी तो डीएनए नहीं बनेंगे, जब डीएनए नहीं बनेंगे तो नए डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे, जब नए डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे तो बैक्टीरियल सेल रिप्लिकेशन नहीं होंगी, और इसी तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो क्या होगी, वो नहीं हो पाएंगी। सही है। सो सल्फोमेथाजोल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड है, ठीक है। ये क्या करते हैं, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड इज अ फोलिक एसिड डेरिवेटिव which is converted to tetrahydrofolic acid. Tetrahydrofolate is needed to make both purine and pyrimidines, which are building block of DNA and RNA. So difolate synthase ये हमारे साथ वो एंजाइम होते हैं जो कि क्या करती है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट करती है किस चीज़ में, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। टेट्राहाइड्रोफोलेट्स ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वो मॉलिक्यूल है या वो कंपाउंड है जिससे क्या बनते हैं, जिससे प्यूरिन और पायरिमिडीन बनते हैं। प्यूरिन और पायरिमिडीन से क्या बनते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस बनते हैं, और नाइट्रोजीनियस बेसिस ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस चीज़ के, डीएनए और आरएनए के। सही है। अच्छा जी, इन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम जो हमारे साथ पी एमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है, पेनिसिलिन एमाइनो बेंजोइक एसिड।
तो उससे ये बनते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाइफोलिक एसिड। सो सल्फोनामाइड्स आर सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ पेनिसिलिन इमाइनो बेंजोइक एसिड या प्रोटीन इमाइनो बेंजोइक एसिड दैट अच्छा जी, उसके एनालॉग्स है, ठीक है, मतलब उसके जगह पर यूज़ होते हैं। सल्फोनामाइड्स compete with प्रोटीन इमाइनो बेंजोइक एसिड फॉर द बैक्टीरियल एंजाइम डाईहाइड्रो हाइड्रोक्लोराइड सिंथेज। अच्छा जी, तो हमारे साथ जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल एंजाइम जो कि हमारे साथ डाईहाइड्रोक्लोरेट सिंथेज होता है इसके अगेंस्ट जो है ये क्या करती है, काम करती है। और इसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं उसका जो डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको फिर ये नहीं करने देता। तो सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फोलेट एंटागोनिस्ट है जिसमें आपके पास ट्राइमेथोप्रिन और सल्फोमेथाजोल आते हैं, तो इनका काम भी ये होता है कि ये बैक्टीरियल सेल को फोलिक एसिड यूज़ नहीं करने देती, जिसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि ये बैक्टीरियल सेल को डीएनए की जो रिप्लिकेशन है या कॉपी करने का प्रोसेस है उसको नहीं करने देती। ट्राइमेटोप्रिन की अगर हम बात करें तो ट्राइमेटोप्रिन प्रिवेंट द कन्वर्शन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो ट्राइमेटोप्रिन का काम ये होता है कि ये डाईहाइड्रोफोलेट को जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया कि टेट्राहाइड्रोफोलेट्स जो है इससे हमारे साथ प्यूरिन और पायरिमिडीन बनते हैं। सो जब प्यूरिन और पायरिमिडीन बनते हैं, ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि इसके लिए इसके ज़रिए नाइट्रोजीनस बेसिस बनते हैं डीएनए के लिए। सो इस वजह से ट्राइमेथोप्रिन क्या करती है, इस डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देती ताकि प्यूरिन और पायरिमिडीन ना बने। सो द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज इनहिबिटेड बाय trimethoprim. Ultimately, there is decreased availability of tetrahydrofolate cofactors required for purine, pyrimidine and amino acid synthesis। वही बात है, जब ट्राइमेथोप्रिन इस डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं करने देंगी तो ऑटोमेटिकली टेट्राहाइड्रोफोलेट की जो कमी है वो बैक्टीरियल सेल में क्या हो जाएंगी, वाक़या हो जाएंगी, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डीएनए के लिए प्यूरिन पायरिमिडीन नहीं होंगे और इसी तरह से एमाइनो एसिड नहीं बनेंगे। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो डीएनए किस तरह से बनेंगी, तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल सेल जो है वो क्या होंगी, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएंगी। ये आपके पास एक प्रोसेस है सिंपल, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो कि मैं आपको बता दूं, जस्ट मैंने वैसे दिया था, एक प्रोसेस है, ठीक है, तो इसको आप याद भी ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दे आर एलिमिनेटेड बाय किडनी के थ्रू ये एलिमिनेट होते हैं। तो इसलिए वही बात है कि जब भी हम ये ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी किडनी का मसला हो तो उनके लिए फिर जो डोजेस है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। Crystal urea is a major side effect of sulfonamide. Avoid vitamin C use. It acidifies urine, ठीक है। इसी तरह से सल्फोनामाइड जो है ये क्रिस्टल यूरिया, मतलब यूरिया में यूरिन में जो है क्रिस्टल्स को बनाती है, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से स्टोन्स भी बन सकते हैं किडनी में। इसके अलावा जब भी आप एसिड ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को तो उनको फिर आपने विटामिन सी यूज़ करने से क्या करना है, रोकना है, ठीक है, क्योंकि ये यूरिन को एसिडिफाई कर सकती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये काज कर सकती है, ठीक है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी साइज़ को एबनॉर्मली इनलार्ज करके जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है उसको क्या कर सकती है, डिक्रीज़ कर सकती है। लिकोपीनिया काज कर सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज कर सकती है, ठीक है, कोट्रीमोजाजोल की यूज़ की वजह से। ड्यू टू द डेंजर ऑफ carnivorous sulfur drugs should be avoided in newborn and infant less than 2 months of age। इसी तरह से carnivorous डिजीज़ के ख़तरे की वजह से, ठीक है, carnivorous डिजीज़ क्या है, ये एक इन्फेंट डिसऑर्डर है, ठीक है, बच्चों की बीमारी है जो कि बच्चों को होती है, जिसमें बच्चे जो है क्या कहते हैं,
ऑटोमेटिकली वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं कनेक्टर्स में, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है हिचकियाँ लेते हैं और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं कनेक्टर्स में। तो ये एक बच्चों की बीमारी है। सो इस वजह से बच्चों को हम क्या करते हैं, ये ड्रग एडमिनिस्टर करना हम क्या करते हैं, नहीं देते, नहीं प्रिस्क्राइब करते। न्यू बॉर्न और जो इन्फेंट्स होते हैं ख़ास तौर पर जो कि 2 महीनों से कम उम्र के होते हैं। अच्छा जी, तो ये था आपका यूनिट नंबर 2 का सेक्शन ए, एंटीबायोटिक ड्रग्स, ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट जितने भी ड्रग्स होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एंटीवायरल या एंटी फंगल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें कोई क्वेश्चन है?